दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त एम आलम उड़ान IAS अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो विषय है ऐसे यानी निबंध। ये निबंध आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये आपके सिलेक्शन में भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और आपके रैंक डिसाइड करने में भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा गहराई से जानने का प्रयास करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये है कि ऐसे की अगर हम बात करें तो ऐसे मुख्य रूप से देखा जाए तो दो तरीके से दिखाई पड़ता है। वो है, एक है कॉन्क्रीट जिसको आप कहते हैं हिंदी में मूर्त, और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट जिसको आप हिंदी में कहते हैं अमूर्त। ये दार्शनिक किस्म का होता है, फिलोसॉफिकल ज़्यादा रहता है। और ये जो होता है आपका, वो जो आप GS में अपनी तैयारी करते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, ये सारी चीज़ों की जो आप तैयारी करते हैं, इकोनॉमिक्स, ये सभी चीज़ें यहाँ से रिलेटेड रहती हैं। मतलब ये व्यवहारिक ज़िंदगी में आप देखते हैं इन सारी चीज़ों को। जो करंट में ज़्यादातर ये देखा गया है कि ऐसे के टॉपिक ऐसे ही बनते हैं जो करंट में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, करंट में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ऐसे विषयों पर ज़्यादातर बना दिया जाता है। अभी अगर हम बात करें कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, है ना, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है क्योंकि समय समय पर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, उनके साथ ही सरकार के और लोग भी इस टॉपिक को लगातार विभिन्न प्रकार के मंचों में उठाते रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछली बार जो आपका CGPSC मेंस में जो एक टॉपिक था ऐसे का, वो था वन नेशन वन इलेक्शन, है ना। तो ज़्यादातर आपके यहाँ यहीं पर जाता है। UPSC की बात किया है तो ज़्यादातर जो है वहाँ पे टॉपिक बनते हैं ऐसे कि वो एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं, है ना। लेकिन CGPSC में अभी तक मुझे ऐसा कोई भी टॉपिक दिखा नहीं है, इसीलिए हम अपनी चर्चा को यहीं तक सीमित रखेंगे, यानी अमूर्त नहीं बल्कि मूर्त विषयों पर हम ज़्यादा चर्चा करने की कोशिश करेंगे ऐसे के संदर्भ में, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे लिखने में बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां करते हैं। तो पहले अगर हम ये कहें कि उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें ताकि वैसी गलतियां हम ना दोहराएं या हमारी गलतियां कुछ कम हो सकें, जिससे हमें ज़्यादा नंबर मिल सके, तो हम देखते हैं इसको दो फॉर्म में देखते हैं, डूज एंड डोंट्स। ठीक है, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। तो क्या करना है इससे पहले हम बात करते हैं डोंट्स के बारे में कि हमें क्या नहीं करना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहली जो चीज़ है, सिद्धांत या जो नियम है, वो ये कहता है कि जो वर्ड लिमिट है आपको उसमें ही अपने आप को सीमित रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ की बात करें तो ये सुनने में आया है कि 750 शब्द है लेकिन आपको नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो ज़्यादा दे रहे हैं। इसका मतलब ऐसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ 750 शब्दों में नहीं बल्कि और ज़्यादा शब्दों में आपको लिखना है। बल्कि यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि जो बच्चे पेजेस को छोड़ के आ जाते हैं तो उनके मार्क्स कट जाते हैं। अब क्या सच्चाई क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो एक सामान्य नियम हो क्या है, 750 वर्ड में लिखा जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि नियम यही कहता है कि इतने ही वर्ड्स में अपने आप को आप सीमित करें, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लिखने में क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स बनाने लगते हैं ना, पॉइंट्स में लिखने लगते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे, 1 पॉइंट में लिख दिया, 2 पॉइंट में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है ना। लिस्टिंग नहीं करनी है आपको, बुलेट्स नहीं बनाने हैं आपको। बहुत सारे लोग इस तरीके से भी लिखने लगते हैं, इस तरीके से भी लिखने लगते हैं ना। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। तीसरी चीज़ है वो ये है कि अगर आपको कोई विषय ऐसा मिल जाता है ऐसे का, जिसमें जैसे मान लीजिए आप अगर ये ज्योग्राफी के आप हैं, भूगोल के हैं आप स्टूडेंट हैं ना, और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है आपको कुछ दे दिया, जैसे पर्यावरण परिवर्तन है ना, चेंज, जो टॉपिक आजकल बहुत ज़्यादा हॉट बने हुए हैं, ऐसा कुछ मिल गया, तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जो टर्म्स आप यूज़ करते हैं, शब्दावली वगैरह, इसको
शब्दावली ही शायद कहते हैं, टर्म्स बोलते हैं, है ना, उसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने विषय में, सब्जेक्ट में, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो सारी चीज़ें जो है आप ऐसे लिखने में भी इस्तेमाल करने लगे। मतलब ये है कि आपको इसको जनरल तरीके से लिखना है, सामान्य तरीके से लिखना है, विशेषज्ञ बन करके नहीं लिखना है। मतलब ज्योग्राफी विषय के आप स्टूडेंट हैं तो ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी के जो टर्म्स यूज़ होते हैं, शब्दावलियाँ जो यूज़ होती हैं, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके आप ये बताने की कोशिश करें कि मैं बहुत जानता हूँ, है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, है ना। ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि वर्ड लिमिट आपको ख्याल रखना है। दूसरा ये है कि आपको पॉइंट्स और ये जो बुलेट वगैरह में जो आप देते हैं ना, ऐसे 1 2 3 या फिर बुलेट बना करके ऐसे जो पॉइंट बना करके आप लिस्टिंग करते हैं ना, वो चीज़ आपको नहीं करना है। कहाँ कर सकते हैं, मान लीजिए आपको ऐसे अगर कुछ पूछा है तो ऐसे में आपको कोई ऐसी रिपोर्ट देनी है, उस रिपोर्ट के बारे में आपको बताना है, तो इस रिपोर्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस रिपोर्ट में पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, इस तरीके की चीज़ें आप दे सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके रिपोर्ट फॉर्म में कोई चीज़ नहीं देनी है तो कोशिश यही रखिएगा कि उसको आप लिस्ट फॉर्म में नहीं देंगे, पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, बुलेट में नहीं लिखेंगे। ये बात समझ में आ रही है। मतलब हमने क्या क्या समझा कि आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। दूसरी जो चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है, वो क्या है, आपको ये पॉइंट्स में या फिर इस तरीके से लिस्ट करना नहीं है। तीसरी बात ये है कि अगर आप किसी विषय से संबंधित है और उस विषय से संबंधित कोई अगर ऐसे का टॉपिक अगर बन जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप जो विषय के विशेषज्ञ बन करके उसको लिखें, है ना। मतलब ये हुआ कि जो टर्मिनोलॉजी आप यूज़ करते हैं, टर्म्स जो यूज़ करते हैं विषय में, उस सारे विषयों, उस सारे टर्म्स और इस सारी चीज़ों को आप लिखने से बचें। और सामान्य तौर पर जो भी टर्म्स यूज़ होते हैं, जो भी बातें लिखी जा सकती हैं, जो आमतौर पे उस विषय का विद्यार्थी ना हो करके भी लिखा जा सकता है, वैसी ही चीज़ें आप मेंशन करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आप कोई शॉर्ट फॉर्म इसमें यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आप कैन नॉट को आप क्या लिख देते हैं, कैन नॉट को आप क्या लिख देते हैं, कांट। ऐसे आप नहीं करेंगे, है ना। ये कांट नहीं लिखना है आपको, शॉर्ट फॉर्म आपको यूज़ नहीं करना है। ये बात समझ में आ रही है ना। तीसरी बात इसमें जो अब हम बात करने जा रहे हैं, ये इसमें जो खास जो चीज़ें हैं वो आपको बता दी गई हैं। और भी कुछ ऐसी चीज़ होगी जो नहीं करना चाहिए, अगर याद आता है तो मैं आपको फिर से वो चीज़ें बताऊंगा। अब हम आ जाते हैं कि डूज में क्या करना है हमको, है ना। डूज में क्या क्या करना है। सबसे जो पहली चीज़ होती है उसको बोलते हैं, आप कोई भी ऐसे लिखने चलते हैं उसके पहले आप बेहतर तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें आप, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी जो प्रक्रिया है कहाँ से शुरू होगी, सबसे पहले जो है जो टॉपिक आपको दिया गया है ऐसे का, उसमें से सबसे पहले ये तय करें कि मुझे किस टॉपिक पर ऐसे लिखना है, किसके बारे में मेरे पास बेहतर जानकारी है, बेहतर समझ है, कुछ रिलेवेंट डेटा है, रिलेवेंट एग्जाम्पल्स हैं। अगर वो सारी चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप कोई भी 4 में से कोई एक टॉपिक आप चुन लेंगे, है ना। चुनने के बाद क्या करेंगे कि लास्ट वाले पेज पे आप रफ वर्क करेंगे, लास्ट पेज पे रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क जो होगा वो एक तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाएगा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए होता क्या है कि आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद मेन बॉडी होती है, इसके बाद एक कंक्लूजन होता है। मतलब इसको बोलते हैं प्रस्तावना, ये आपका ऐसे का मुख्य भाग और ये आपका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, आप क्या करेंगे, रफ वर्क में जो ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू करते हैं आप, तो रफ वर्क में क्या करेंगे आप, रफ वर्क में सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि हमको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या रखना है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि इसमें क्या होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए, है ना, लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। मतलब ऐसा ना लगे कि ऊपर वाला पैराग्राफ कुछ और कह रहा है और नीचे वाला पैराग्राफ कुछ और कह रहा है ना, कहीं कोई सीक्वेंस नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। हमेशा कोशिश कीजिए कि हर जो भी अगला पैराग्राफ शुरू हो रहा है तो उससे पहले वाला जो पैराग्राफ है उससे वो क्या हो, दिखे कि हाँ कनेक्टेड है। तीसरी बात ये है कि जब आप लिखते हैं तो हर पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ, जितने पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो ऐसे का जो टॉपिक है उससे क्या होना चाहिए, इसको रिलेटेड होना चाहिए। मतलब ऐसा ना लगे कि टॉपिक कुछ और है और लिख आप कुछ और रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नंबर कट जाते हैं ऐसे में, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर आपके सामने एक समस्या आती है। वो क्या आती है कि अब भैया हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से लिखते हैं। जैसे कुछ लोग जो लिखते हैं
कोई कोटेशन दे करके लिखते हैं, किसी बड़े बड़े महान व्यक्तियों का कुछ बातें होती हैं उसको कोट करके भी लिखते हैं। कुछ लोग जो हैं कुछ स्टोरी के साथ शुरू करते हैं, कोई कहानी अगर है तो वहाँ कहानी के साथ चीज़ें शुरू करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो क्वेश्चन करके शुरुआत करते हैं, मतलब अगर कहा जाए कि जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है तो एक क्वेश्चन इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन में उठा लिए कि आखिर क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ऐसी शुरुआत भी की जा सकती है। तो कोई भी किसी भी तरीके से शुरुआत कर सकता है। और अगर इन सारे तरीकों से भी अगर मान लीजिए आप कहीं अगर बहुत कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं तो आप जनरल तरीके से अपनी बातें कहते हुए क्या कर सकते हैं, आप अपने इंट्रोडक्शन अपने ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में चीज़ें दे सकते हैं। मतलब ये हुआ कि इन चारों तरीके से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि अभी से आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके देखिए कि कौन सा तरीका आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, किस तरीके से आप बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू ऐसे, है ना। ऐसे के माध्यम से आप कैसे अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर इनमें आप कंफर्टेबल नहीं है तो जनरल तरीके से भी आप अपनी बातें कहते हुए अपनी शुरुआत कर सकते हैं ऐसे लिखने की। ठीक है, और ऐसे में जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो शुरुआत में ही आपको ये बता देना होता है कि आप आगे क्या लिखने जा रहे हैं, मतलब आपकी जो मेन बॉडी में आप क्या मुख्य भाग में आप क्या क्या लिखने जा रहे हैं, एक वहाँ पे अपना एक आइडिया आप दे सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ध्यान रखिएगा ये इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से ऐसे का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा कोटेशन, अगर कोटेशन के साथ शुरू कर रहे हैं तो कौन सा कोटेशन से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोटेशन सिर्फ दे देने से आपका इंट्रोडक्शन पूरा नहीं होगा, थोड़ा सा उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आप ये बता पाएंगे कि अगले भाग में यानी मुख्य भाग में आप क्या लिखने जा रहे हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद आ जाते हैं मेन बॉडी में। तो मेन बॉडी में क्या होता है कि जो आप ऐसे का टॉपिक है उसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसकी सभी, यानी अगर उसके सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, है ना, पॉलिटिकल, ये जितने भी इसके एस्पेक्ट हो सकते हैं उन सभी डायमेंशन को आप सोचेंगे। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि मेन बॉडी में अगर आप सोशल लिख रहे हैं तो वहाँ पे सोशल के बारे में सारी चीज़ें लिख दीजिए आप। ऐसा ना हो कि सोशल का एक पॉइंट इकोनॉमिकल, एक पॉइंट कल्चर का, एक पॉइंट पॉलिटिकल, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे जो चीज़ लिख रहे हैं वो चीज़ें वहीं पे लिखिएगा आप, है ना, मतलब ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, है ना। और जो भी लिख रहे हैं वो उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, हमेशा इस बात का ध्यान में रखना है आपको। ठीक है ना, और उसके बाद आप अगर अपनी बातें लिखते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी आप लिखें तो आप अपनी बातों की पुष्टि करने के लिए आपके सामने कोई एग्जाम्पल है तो आप वो एग्जाम्पल ज़रूर दें, या फिर किसी बहुत कहना चाहिए कि ऑथेंटिक कोई आपके पास डेटा है तो वहाँ पे आप अपने डेटा को भी वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल सटीक होना चाहिए और बहुत सीमित होना चाहिए, नहीं कि बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देने लगे एक ही चीज़ के लिए, ऐसा नहीं करना है। या फिर डेटा की बात करें हम तो डेटा में भी आपको ध्यान रखना है कि रिलेवेंट डेटा होना चाहिए जो उससे रिलेटेड हो पूरी तरीके से, है ना, और डेटा भी सीमित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डेटा पे डेटा भरे जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना। तो ध्यान रखना है आपको ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं उसके बारे में आपको क्या है एग्जाम्पल के तौर पे जो भी आपको एग्जाम्पल देना है या डेटा देना है वहाँ पे आप ज़रूर लिखें। हमेशा ध्यान रखना है आपको डेटा और एग्जाम्पल ज़रूर देना है आपको, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, आगे चलते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं डूज की। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि वर्ड लिमिट का ख्याल रखना है, दूसरा ये है कि बहुत विशेषज्ञ बनकर नहीं लिखना है, सामान्यज्ञ बन के लिखना है, और इसके अलावा हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं जैसे हमने देखा कांट, ये ऐसे नहीं लिखना है, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं लिखनी है। चौथी चीज़ हमने क्या देखा कि हम लिस्टिंग नहीं कर सकते, है ना, 1 2 3 4 पॉइंट नहीं लिखेंगे या फिर ऐसे बुलेट बना करके नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। इसके अलावा हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे लिखने से पहले आपको लास्ट पेज में रफ वर्क करना है। रफ वर्क में आपको हमेशा समझना है कि सबसे पहले तो ये है कि कौन से टॉपिक पे आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वही टॉपिक चुनेंगे आप। और इसके बाद फिर आप ये देखेंगे कि मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा या लिखूंगी, मेन बॉडी में क्या लिखूंगा या लिखूंगी, या फिर कंक्लूजन में क्या लिखूंगा क्या लिखूंगी, है ना, ये बात ध्यान रखना है। हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया, कई लोग कई तरीके से लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं, पहले कुछ लोग कोटेशन के साथ कुछ
लिखते हैं, कुछ लोग एग्जाम्पल के साथ में कोई स्टोरी के साथ शुरुआत करते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन आंसर के साथ शुरुआत कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे सामान्य तरीके से अपनी बातें कहते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं वो सारे कंफर्टेबल लेवल को अपने देख लीजिए, उसी के हिसाब से आप अपना इंट्रोडक्शन शुरुआत कीजिए, है ना। इसके बाद फिर क्या होना चाहिए, मेन बॉडी में आते हैं। तो मेन बॉडी में हमें अगर लिखना है, अगर मान लीजिए उसके सभी एस्पेक्ट लिखने हैं, सोशल, इकोनॉमिकल वगैरह वगैरह सब लिखना है, तो आप लिख रहे हैं तो सोशल एक ही जगह पे लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सोशल के एक पॉइंट लिख दिया आप, उसके बाद फिर आप एक पॉइंट इकोनॉमी का कुछ लिख दे रहे हैं, फिर तीसरा पॉइंट जो है वो कल्चर कुछ लिख रहे हैं, फिर उसका चौथे पैराग्राफ में आ रहा है फिर सोशल कुछ लिखने लग रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। एक चीज जहाँ पे आप लिख रहे हैं वहाँ पे आप वो चीजें उसी तरीके से लिखिएगा, है ना। मतलब एक क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि हाँ हमारे ये सोशल एस्पेक्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसके बाद हम इकोनॉमिकल एस्पेक्ट दिखा रहे हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट दिखा रहे हैं, तो ये सभी चीजें वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये सभी चीजें जो है रिलेटेड होनी चाहिए आपके टॉपिक से ही, आप अपने टॉपिक को छोड़कर के इधर उधर नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई टॉपिक है अगर आपको, इसमें आपको मान लीजिए 100% में कुछ लिखना है ना, 100% में लिखना है कुछ चीज़, मान लीजिए 100 वर्ड्स में लिखना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका मान लेते हैं कि 10 वर्ड आपका क्या हो गया, आपका इस पे हो गया इंट्रोडक्शन हो गया, 10 वर्ड आपका कंक्लूजन हो गया, तो बचा कितना 80 वर्ड्स। 80 वर्ड 80% कह लीजिए, 80 वर्ड्स कह लीजिए, 100 में एक ही बात है ना। तो ये क्या होगा, पूरी तरीके से टॉपिक जो कह रहा है उसी को ही आपको ध्यान में रखते हुए सारी चीजें लिखनी है। मतलब अगर ये कहता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, अगर ये जो है इसके बारे में टॉपिक जो बना है ये देश के लिए या प्रजातंत्र के लिए खतरा है ना, डेमोक्रेसी के लिए क्या है, खतरा है, अगर ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे कोशिश ये करना है कि इस खतरा है इसको 70% आपका टोटल जो आप लिखेंगे वर्ड, उसका 70% जो वर्ड्स होगा वो क्या होगा, पूरा इसी को ही जस्टिफाई करते नजर आएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी के 30% में आप उसको बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंस। मतलब ये है कि अगर इसी को ही हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखें तो हमने सारी चीज़ लिखा है कि हाँ कैसे ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, 70% शब्दों में हमने ये लिख दिया। फिर अब 30% में आप इसको बैलेंस करेंगे तो आप बताएंगे क्या कि अमेरिका है, इंग्लैंड है, कई जगहों पे क्या होता है 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट जो है चलता है, वहाँ पे अप्लाई भी होता है, वहाँ पे डेमोक्रेसी और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कैसे इस बात को कह सकते हैं। ये बात और है कि हमारे यहाँ जो है अभी परिस्थितियाँ उतनी अनुकूल नहीं है, लेकिन हाँ ये अच्छी चीज़ है और धीरे धीरे हमको इस दिशा में आगे प्रयास करना चाहिए, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका 30% जो शब्द है उसको आपने क्या किया, बैलेंस करने के लिए लगाया। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि ऐसे अगर लिखना है तो भले ही वो ऐसे का टॉपिक निगेटिव बोल रहा हो तो आपको भी अपने ऐसे का 70% जो वर्ड्स है इसी में इस्तेमाल करना है कि हाँ वास्तव में वो खतरा है ना। 30% शब्द जो आपको बाकी शब्द जो है उसमें आपको बताना है कि ये कैसे बैलेंस हो रहा है, मतलब क्या चीज़ सही है, व्यवहारिक क्या है, क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। मतलब बैलेंस कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये बातें आपको समझ में आ रही है अच्छे तरीके से, है ना। तो यहाँ पे ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। फिर हम चलते हैं आगे। जैसे ऐसे लिखने में हम जब कंक्लूजन लिखते हैं, खास करके निष्कर्ष लिखते हैं ना, तो निष्कर्ष लिखते हैं, बातें तो बहुत सारी हैं इसमें बताने के लिए आपको, लेकिन मुझे लगता है कि उतने ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। जैसे कुछ बातों की अगर हम बात करें तो परिणामता, जैसे ऐसे में ये सब शब्द लिखने से थोड़ा बचा जाता है ना, परिणामता, निष्कर्षता, ये सब चीज़ें लिखने से बचा जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत जान लीजिए आप, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। हम लोग आ जाते हैं अब निष्कर्ष पे। निष्कर्ष की बात करें अगर हम, तो निष्कर्ष में आप जब भी लिखें तो क्या लिखें, अभी हम एक एग्जाम्पल लेकर के भी इस बात को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो निष्कर्ष में जो लिखें आप, तो निष्कर्ष में कोशिश ये रहे आपको कि सभी चीज़ों का निचोड़ जो है वास्तव में क्या है इस पे ज़्यादा आप जोर दें, है ना। और वास्तव में क्या है इस पे ज़्यादा जोर दें आप, और आपको यहाँ पे अपना जो अप्रोच है उसको क्या रखना होगा, पॉजिटिव रखना होगा। मतलब जो वास्तव में जो देश दुनिया के लिए, अपने परायों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ऐसी चीज़ों के बारे में सकारात्मक रहते हुए आप अपनी बातें लिखें। सुझाव अगर दे रहे हैं आप, तो सुझाव अगर देते हैं, सुझाव जो कि आपके निष्कर्ष में ज़्यादातर आप सुझाव वगैरह भी वहाँ पे मेंशन करते हैं, तो वहाँ पे सुझाव जो होना चाहिए वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, वास्तविकता के ग्राउंड पर होना चाहिए, है ना। मतलब वहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल देंगे, कुछ डेटा देंगे ताकि आपकी बातों की पुष्टि हो सके, इस तरीके की बातें यहाँ पे कोशिश करनी है ना। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में चूँकि सिर्फ
750 शब्दों में ही लिखना है तो बहुत ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि आप कुछ आगे पीछे जा सके, बहुत क्रिएटिविटी दिखा सके, बहुत सारे आप एग्जाम्पल डेटा वगैरह ये सब चीज़ें। तो एक सामान्य तौर पे जो लिखने की जो कोशिश हो सकती है ऐसे की, और सामान्य को भी अगर आप थोड़ा विशेष बनाने की अगर कोशिश करना चाहते हैं तो लगातार कोशिश कीजिए लिखने की, तभी जा कर के आप उस गागर में सागर भर सकते हैं। मतलब इतने कम शब्दों में भी अपनी बातों को आप बहुत अच्छे ढंग से, बहुत प्रभावशाली तरीके से एग्जामिनर तक पहुंचा सकते हैं, है ना। तो इसके लिए लगातार आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यूपीएससी में ये है कि भाई जिन्होंने बहुत थारो स्टडी की है, जिसके अपना एक अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है, विचार है, उसके पास अपना एक स्टैंड है, तो वो क्या होता है कि फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ऐसे लिखता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप अपने जीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं जीएस की तैयारी के साथ ही आपको क्या करना है, ऐसी कोशिश लगातार करते रहना है कि आप कम से कम शब्दों में कितना ज़्यादा प्रभावशाली बन सकते हैं, है ना। तो इसके लिए लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अपने जीएस को जब पढ़ें आप, तो जीएस और करंट की जो चीज़ें पढ़ें आप, बहुत थॉरो स्टडी करें उसका। आप थॉरो स्टडी करने के बाद ही आप क्या करें, आप उसके बारे में कुछ लिखने के लायक होंगे। लिखने के लायक तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन ये है कि हाँ, नंबर उसमें कितना आ रहा है, आपके रैंक डिसाइड करने में जो नंबर आपको मिलने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर आने चाहिए वो कितने आने चाहिए, ये तभी तय हो पाएगा, या आप एश्योर कर सकते हैं अपने आप को तभी जब आप क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, आप लगातार उसके लिए कोशिश करते हैं, है ना। तो डूज एंड डोंट्स के बारे में एक सामान्य जानकारी आपके पास हो गई है। इतने कम शब्दों में लिखना है तो मतलब एक तरीके से गागर में सागर ही भरना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसके लिए लगातार प्रैक्टिस करनी है। और ज़्यादातर बच्चों के साथ एक समस्या होती है कि करंट की चीज़ों को वो रेडीमेड जो मिलता है मार्केट में, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। न्यूज़पेपर कम से कम लोग पढ़ते हैं, तो ऐसा ना करें। बहुत अच्छा अगर पढ़ना है, बहुत अच्छा अगर लिखना है, बहुत अच्छा एक समझ और सोच अगर डेवलप करनी है आपको, तो कोशिश ये करें कि न्यूज़पेपर को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का जो एसे का जो विषय है, जो एसे का जो पेपर है, वो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा, है ना। तो हम लोग कोई एक एग्ज़ाम्पल लेकर के आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे तो दोस्तों, चलिए हम ऐसे के टॉपिक में कि कैसे एक अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है, इतनी बातें करने के बाद एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जो 2023 में मेंस में छत्तीसगढ़ पीएससी के मेंस में एक ऐसे का टॉपिक है, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव, है ना। तो इसको हम कैसे एक बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, एक मोटा मोटा आइडिया हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपनी शुरुआत कैसे करें। तो अभी जो हम लोगों ने बात किया है कि कैसे कैसे इसकी शुरुआत की जा सकती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक सामान्य से जो एक लिखने की कोशिश की जाए, एक सामान्य तरीके से अपनी बातों को कहने की कोशिश किया जाए। बहुत सारे कोटेशन और बहुत सारे दूसरे तरीके जो मैंने आपको बताए हैं वैसे भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा जनरलाइज मैनर में बात करूँगा, है ना। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से शुरू करते हैं। आप चाहते हैं तो आप कोटेशन के साथ शुरू कर सकते हैं, आप चाहें तो फिर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में किसी स्टोरी के माध्यम से, है ना, कर सकते हैं। लेकिन हम एक जनरल बच्चे को ध्यान में रखते हुए जनरलाइज मैनर में ही इसकी शुरुआत करते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि कोई भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, वाइब्रेंट मतलब जीवंत जिसको कहते हैं ना, जीवंत, है ना। कोई भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, जीवंत डेमोक्रेसी है, वहाँ पे एक रेगुलर इंटरवल पे क्लासेस, रेगुलर इंटरवल पे मतलब एक नियमित अंतराल जिसको कहते हैं, नियमित अंतराल पर चुनाव होते रहने चाहिए, इलेक्शंस होते रहने चाहिए। ये डेमोक्रेसी के लिए, जीवंत डेमोक्रेसी के लिए, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जाहिर सी बात है कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की जब बात कर रहे हैं तो इसी से ही रिलेटेड है क्या, वन नेशन वन इलेक्शन, है ना। तो इलेक्शन जो है आप देखते होंगे कि अगर भारत की बात करें हम, तो आप 1952 से लेके 1967 तक की अगर बात करें हम, तो यहाँ तक क्या हो रहा था, लोकसभा और विधानसभा दोनों के इलेक्शन एक साथ साथ हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद 1967 में आने के बाद क्या हुआ कि चीज़ें बदल गई। अब राज्यों में भी क्या होने लगा, राज्यों में भी अब
कांग्रेस के अलावा दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों का क्या होने लगी, वहाँ पे सरकारें बनने लगी, है ना, और सरकार बनना बिगड़ना ये सारी चीज़ें होने लगी। इसका मतलब ये है कि यही चीज़ आगे बढ़ेंगे हम तो 1971 में जब इंदिरा गांधी ने 1 साल पहले ही लोकसभा भंग करके फिर से री इलेक्शन करने की बात की, तो वहाँ पे क्या होने लगा, फिर यहाँ पे यानी 1971 से आपका लोकसभा और विधानसभा इन दोनों में क्या होने लगा, जो इलेक्शन होता था उसका डेट जो है वो डिफरेंस करने लगा, है ना, मतलब कहीं पे 1 साल बाद, कहीं 1 साल पहले, इस तरह की चीज़ें, फिर सरकारें बनना बिगड़ना ये सारी चीज़ें होने लगी। अभी हम इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन साथ साथ हो रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर क्या हो गया, दोनों के अलग अलग होने लगे, है ना। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि आगे चलते हुए ऐसा नहीं है कि मोदी जी अभी जो कह रहे हैं कि हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लागू होना चाहिए, तो ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी बहुत सारे लोग ने, मैं समझता हूँ कि 80 के दशक से ही ये बातें शुरू होने लगी थी कि एक देश एक चुनाव की बात की जाए और इसको हम लागू करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। लेकिन समय समय पर बातें तो उठती रहीं, लेकिन अब ये अप्लाई नहीं किया जा सका, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन में नहीं आ सकी। तो इसका मतलब ये है कि अभी की हम बात करें, अब ये बातें इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रही हैं कि जब 2014 का लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था, उसी समय बीजेपी के अपने जो घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, उसमें भी उन्होंने क्या कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हम सोच रहे हैं इसको लागू किया जाए, है ना। तो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और ये सब चीज़ें जो हैं अब ज़्यादा प्रभावी तरीके से, क्योंकि हमारा लॉ कमीशन भी कह रहा है ना, इसके साथ ही साथ हमारा इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि हाँ ये सारी चीज़ें अब होनी चाहिए, मतलब 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसी चीज़ जो है अब देश में लागू किया जाना चाहिए। इसीलिए ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट हो गया आपके ऐसे के लिए और ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है ना। इसीलिए आपको क्या करना है, करंट की जो चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। जब पढ़ेंगे आप न्यूज़पेपर तभी जा करके आपको क्या होगा, इस तरीके की चीज़ें आपको सही से समझ में आएंगी और तभी आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को लिख पाएंगे, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आ रही है वो क्या आ रही है कि भाई अगर ये कहा जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, अगर इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है, मुद्दा बना हुआ है, तो आखिर ऐसा बनने के पीछे आपको कुछ रीज़न होगा, कारण होंगे, है ना, रीजन्स बिहाइंड इट होंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, इसको समझने वाली बात है और ये देखना है कि वो कितना तार्किक है, कितना वास्तविक है, क्या इन सारे आधारों पर हम 1 नेशन 1 इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को व्यवहारिक रूप प्रदान कर सकते हैं। हम इसी चीज़ को हमारी सबसे पहले देखते हैं, है ना। कहा यह जाता है कि जब आपका इलेक्शन, अगर पूरे देश की बात करें हम, तो रिपोर्ट ये कहती है कि पूरे देश में हर साल कहीं ना कुछ चुनाव होते रहते हैं। सच्चाई है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो देश है हमेशा इलेक्शन के मोड पे रहता है, मतलब हमेशा चुनावी माहौल में रहता है। चुनावी माहौल में रहने का मतलब क्या हुआ, माहौल में रहने का मतलब आप जानते होंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट जब लगता है, कोड ऑफ कंडक्ट यानी उसको बोलते हैं आचार संहिता, है ना। आचार संहिता कहते हैं। जब ये लग जाता है तो आप जानते हैं कि आचार संहिता लगने के बाद गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं परियोजनाएं होती हैं वो एक तरीके से रुक सी जाती हैं। दूसरी बात यह है कि कोई नई योजना, कोई नई स्कीम लाने की बात अगर किया है तो वो नहीं ला सकती है। साथ ही साथ वहाँ पे कोई अनाउंसमेंट करना है, कोई घोषणा करनी है, उन सभी चीज़ों को रोक दिया जाता है। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जो सरकार सत्ता में रहती है अगर वो ये सब चीज़ कर पाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करेगी। इसका मतलब निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, सरकार के पक्ष में झुकाव ज़्यादा होगा लोगों का, है ना। इसीलिए क्या किया गया है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है, जैसे ही आपका इलेक्शन जो है डिक्लेयर होता है उसके बाद ही आपको कोड ऑफ कंडक्ट। इसके साथ ही साथ आप देखते होंगे क्या कि जितने भी आपके कर्मचारी हैं, है ना, पुलिस फोर्स है ना, सुरक्षा बल है, ये सभी जो है क्या होते हैं इसी में लगे रहते हैं, है ना। यानी एक सामान्य रूप से जो काम होता है वो सारे कामकाज भी क्या होते हैं, रुक जाते हैं। और साथ ही साथ देखते, जैसे मान लीजिए अगर इसका एग्जांपल लेना चाहें, जैसे आप देखते हैं बड़ी मात्रा में शिक्षक लगाए जाते हैं ना,
बड़ी मात्रा में शिक्षक लगाए जाते हैं। अब ये बताइए कि शिक्षक सारे जो है अगर इसी काम में लग जाएंगे तो जो पढ़ाई का जो मेन काम उनका है वो क्या होगा, वो रुक सा जाएगा, है ना। बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में हो जाएगा। तो ये एक बड़ा रीज़न है इसके पीछे। मतलब हर साल अगर इलेक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें को सामना हमको करना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली हमारा जो गवर्नेंस है वो क्या हो जाएगा, वो प्रभावित होगा इससे, है ना। मतलब हमारा शासन प्रशासन जो है प्रभावित होगा। ठीक ढंग से जो विकास के कार्य है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं जो देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में क्या है कि ये कहा जाता है कि खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना। खर्च बहुत ज़्यादा आता है। जाहिर सी बात है कि विभिन्न पार्टियों का जो खर्च है, फिर प्रत्याशी जो है उसका खर्च है, लॉजिस्टिक का खर्च है ना, जो सामान लाना ले जाना, उतने सारे ईवीएम्स का जो है वो इंतज़ाम करना, इसके अलावा कर्मचारियों को वहाँ ले जाना, यहाँ ले आना, ये सारी चीज़ें जो भी है उसमें खर्च बहुत आ जाता है। कहा जाता है कि ये जो खर्च है, दो तरीके के लोग हैं। एक लोग कहते हैं कि 5 साल में अगर इतने बड़े डेमोक्रेसी की बात की जा रही है तो जो खर्चा बताया जा रहा है बहुत बड़ा खर्चा है नहीं एक्चुअल में, है ना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा खर्चा होता है। जैसे कहें कि कुछ आर्टिकल आए हुए थे हिंदू में शायद था ना, इंडियन एक्सप्रेस में था शायद, तो उसमें एसवाई कुरैशी शायद लिखे थे। तो उन्होंने बताया था कि करीब 50,000 से लेकर के 60,000 करोड़ तक का क्या होता है, खर्च होता है। फिर भी अगर ये खर्च की बात करें भाई, तो खर्च अगर कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना भाई। वो पैसा जो है वो कहीं विकास कार्य में लग जाए, लोगों की ज़रूरत के लिए लग जाए तो अच्छा है। तो एक ये जो है, ये भी एक रिलेवेंट जो है, एक तार्किक लॉजिकल जो रीज़न बताया जाता है कि खर्च जो है वो ज़्यादा होता है तो खर्चा और कम। वैसे अगर देखा जाए तो सही मायने में आप देखेंगे क्या कि जो पार्टी जो खर्च करती है और जो प्रत्याशी जो कैंडिडेट जो खर्च करता है, आप देखे होंगे इलेक्शन में कितना पैसा खर्च होता है ना। और वो खर्च जो है इस फॉर्म में भी होता है कि लोगों के घरों में कैश तक पहुंचाया जाता है ना, मतलब वोट को खरीदने की कोशिश की जाती है। कई सारी इस तरीके की चीज़ें होती है। खैर वो दूसरी बात हो गई, हम खर्च की ही बात कर रहे हैं तो इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। अगर देश के संसाधनों को अगर हम क्या बचा सकते हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि हम उसको बचा लें, है ना। तो इस वजह से भी क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाती है। तीसरा जो अगर हम बात करें कि सोशल हार्मोनी जो होता है आपका, है ना, जो सोशल फैब्रिक होता है, हार्मोनी मतलब सामाजिक जो समरसता होती है, लोगों का एक दूसरे के साथ मिलना जुलना रहता है, एक मिलजुल के साथ रहते हैं, ये क्या होता है, ये बुरी तरीके से प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा जब इलेक्शन होता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन का मतलब क्या हुआ, विभिन्न पार्टियों का वोट बैंक, है ना। और विभिन्न पार्टियों का जो वोट बैंक देश के जो वहाँ का जो सोसाइटी है, कल्चर है, उसके आधार पे होता है। हमारा देश जो है वो क्या है, कास्ट बेस्ड है, रिलीजन बेस्ड है, रीजन बेस्ड है, क्षेत्रवाद है ना, क्षेत्र है, इसके अलावा आपका लैंग्वेज है ना, इस तरीके की चीज़ें सोसाइटी में ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं। तो जाहिर सी बात है वोट बैंक बनने का आधार भी कास्ट होगा, रिलीजन होगा, क्षेत्र होगा, भाषा होगी, ये सारी चीज़ें होंगी ना। अब हर साल कहीं ना कहीं चुनाव अगर हो ही रहा है तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें जो है आपके हमेशा होती रहेंगी। मानवीय अगर प्रवृत्ति की बात करें, चूँकि मानव जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड होता है, एक तरीके से एक सामाजिक प्राणी होता है, तो जाहिर सी बात है कि सामाजिक प्राणी है अगर, तो 5 साल में अगर ऐसी कोई घटना होती है और एक बार होती है कि इस आधार पर कोई चीज़ हो गई अगर, है ना, तो 5 साल के अगर 5 साल में ये हो गई एक बार, तो अगले 5 साल में वो अपने आप को क्या करती है, करेक्ट कर लेती है, रिकवर कर लेती है। जो भी डैमेज हुआ होता है सामाजिक सोशल फैब्रिक में, उसको वो रिकवर कर लेती है। लेकिन अगर हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन अगर हो रहा है तो ये चीज़ें जो एक गैप पैदा होता है सोसाइटी में, वो गैप जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उसको अपने आप को रिकवर करने का चांस नहीं मिल पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इस कारण से भी वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सही बात है ना। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें कि जो करप्शन है ना, करप्शन है, आप इस तरीके से देखिए कि हमेशा जब चुनाव का ही माहौल रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगना है, तो इसका मतलब ये है कि फंडिंग करना है, फंडिंग होना चाहिए। फंडिंग के लिए क्या होगा, फंडिंग के लिए होगा बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े लोग। अब देश में अगर अपराधी भी हैं तो वो अपने आप को ज़्यादा सेफ रखने के लिए भी वो भी क्या करते हैं, चुनाव में पैसा लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इतना पैसा लग रहा है तो ये जीतने के बाद क्या करेंगे, करप्शन करेंगे ना भाई।
तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो क्या होंगी, करप्शन को बढ़ावा देंगे। अगर एक ही बार अगर इलेक्शन हो गया तो एक बार इलेक्शन होने से जितना पैसा लगना है उतना ही पैसा लगेगा, लेकिन हर साल अगर इलेक्शन होना है तो हर साल फिर पैसा उतना ही लगना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन अगर हम लेके आते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, करप्शन जैसी चीज़ पे भी हम क्या करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, है ना। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जो आपके पॉलिटिशियन जो होते हैं, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, है ना, अगर इनकी बात करें हम तो जाहिर सी बात है, अगर पार्लियामेंट यानी संसद की अगर हम बात कर रहे हैं तो संसद में ठीक है विभिन्न मुद्दों पर टकराव हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो देश हित के लिए ज़रूरी है उन मुद्दों पे क्या होना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए सारे सांसदों का, है ना। तो वहाँ पे होता क्या है कि हमेशा जब इलेक्शन मोड में रहते हैं तो इलेक्शन मोड में होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे राजनीतिज्ञों के बीच में कोऑपरेशन नहीं होता है, मतलब सहयोग नहीं होता है, वहाँ पे हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है। इसलिए वहाँ पे क्या होता है, एक नकारात्मक राजनीति, नकारात्मक विपक्ष दिखाई पड़ता है जो विरोध करने के लिए सिर्फ विरोध करता है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल कल्चर के लिए बहुत अच्छा नहीं है, हमारे देश हित में नहीं है ना। इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ये लगता है कि हाँ वाकई में वन नेशन वन इलेक्शन जैसी चीज़ जो है होनी चाहिए, है ना। अब दूसरा जो पक्ष है वो क्या कहता है, दूसरा पक्ष ये कहता है कि तो अगर हम ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में क्या क्या तर्क आते हैं, अगर इसकी बात करें हम तो ये सबसे पहला जो चीज़ आता है वो क्या होता है, फेडरलिज्म, यानी जिसको कहते हैं संघवाद। संघवाद पे क्या है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा कहा जाता है। संघवाद पे बहुत बड़ा खतरा का मतलब क्या हुआ भाई, संघवाद पहले समझ लेते हैं। आप देखते होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी, है ना, केंद्रीय सरकार होती है, और स्टेट गवर्नमेंट होती है, यानी राज्य सरकारें होती हैं, है ना, ठीक है। और इसके पास जो अधिकार है वो भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है, इनके पास जो अधिकार है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है। कोशिश ये की गई है कि दोनों एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में ना आए, ये अपने अपने काम करने में, अपने विषय में क्या हो, ये स्वायत्त हों, अपना काम कर सकें, और ये अपने विषय में काम कर सकें, कहीं कोई इंटरफेरेंस ना हो, ये चीज़ें हैं, है ना। तो अगर ये चीज़ मेंटेन की जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संघवाद है। अर्थात यहाँ पे संघ मतलब राज्य, संघ में जो शामिल राज्य हैं उनको एक प्रकार से स्वायत्तता है अपने विषय में, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें अगर मेंटेन रहती हैं तो ये संघवाद के अनुकूल है, अगर नहीं रहती हैं तो इसको बोलते हैं ये अगेंस्ट फेडरलिज्म है ना, संघवाद के प्रतिकूल है, ठीक है ना। तो जो विभिन्न जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, या फिर ये कहा जाए कि अभी जो एनडीए से अलग जितने जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी ने क्या किया है, इसका विरोध किया है। इस पर सबसे बड़ा जो आधार दिया है वो क्या दिया है, संघवाद के खिलाफ बताया है ना। तो आप इस तरीके से समझिए ज़रा। अगर कुछ आरोप की बात करें हम तो ये भी देखा जाता है कि राजनीतिक जो रूप से ये कहा जाता है कि अभी अगर मोदी जी जो हैं वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए कि सर्व लोकप्रिय पूरे देश भर में एक नेता के रूप में इनको देखा जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि इलेक्शन होते हैं तो राज्यों के क्या, अगर म्यूनिसिपैलिटीज़ के भी इलेक्शन होते हैं तो वहाँ भी मोदी जी का चेहरा रखा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी के चेहरे पे वो इलेक्शन जीत जाती है बीजेपी। तो जाहिर सी बात है कि जो विपरीत या विरोधी दल हैं वो हमेशा क्या करेंगे, इस चीज़ का, वन नेशन वाले इलेक्शन का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मोदी जी की जो कहते हैं उसको लोकप्रियता है, उसका फ़ायदा जो है हमेशा बीजेपी को मिलेगा, और लोकसभा विधानसभा सभी जगह पे क्या होगा, वो एक ही मतलब मूड में लोग जाएंगे और एक ही मूड में वो एक ही पार्टी को जिता करके चले आएंगे। तो इसलिए क्या हो रहा है कि जो विरोधी दल हैं इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब समझते हैं इस चीज़ को कि ये जो है जो क्षेत्रीय दल हैं या फिर इंडिया के अलावा जितने भी दल हैं, यानी राष्ट्रीय पार्टियों में भी कांग्रेस भी शामिल है, वो सभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि संघवाद जो है इससे क्या होगा, प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं
वो राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो क्षेत्रीय मुद्दों पर हमेशा हावी रहेंगे, ठीक है ना, क्षेत्रीय मुद्दों पर हमेशा हावी रहेंगे। इसका मतलब ये है कि इससे क्षेत्र का क्या होगा, नुकसान होगा, तो इसलिए क्या है, इनका विरोध किया जा रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि कहा जा रहा है कि खर्चा, तो खर्चा जो है किसी इतने बड़े लोकतंत्र में, अगर जो खर्चा जो ऑफिशियली अगर बताया जा रहा है तो ये 15 से 20 हज़ार करोड़ की बात की जा रही है ना, 15 से 20 ऑफिशियली इतना खर्चा होता है, 15 से 20 हज़ार करोड़ की टोटल खर्चा आता है। तो ये इतने बड़े डेमोक्रेसी में 5 साल में अगर खर्चा इतना आता है तो ये बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, है ना। इस आधार पे क्या किया जा रहा है, इनका विरोध किया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का। साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर एक राज्य में चुनाव हो रहा है तो एक राज्य में भी 7-7 चरणों में चुनाव हो पा रहा है, एक बार में करा नहीं पा रहे हैं, तो कैसे फिर ये पूरे देश भर में करा पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, समझने वाली बात ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए अभी छोटा राज्य कोई ले लीजिए, हरियाणा ही ले लीजिए, है ना। अगर 7 चरणों में यहाँ पे 7 स्टेट्स में अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो ध्यान रखने वाली बात ये, वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप ये समझिए कि इलेक्शन अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक दिन ही करा लिया जाए, ऐसा नहीं है। आप इसमें विभिन्न चरणों में करा सकते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि अगर एक जगह का मान लीजिए हरियाणा का ही हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हरियाणा का सारा जो इलेक्शन हो वो 7 चरणों में कंप्लीट हो जाए, मतलब जितने भी वहाँ पे लोकसभा विधानसभा ये जो भी इलेक्शन होने वाले हैं वो उन 7 चरणों में कंप्लीट हो जाए। मतलब एक आदमी जब वहाँ जाए वोट देने के लिए तो लोकसभा के मेंबर को भी चुने और विधानसभा के मेंबर को भी चुने, 7 चरणों में भले हो जाए लेकिन दोनों को एक साथ चुने। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कहता है, ठीक है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है वन नेशन वन इलेक्शन में कि इसमें जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो इलेक्शन है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है ना, इसमें सिर्फ लोकसभा और विधानसभा की बात की गई है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि इसके पक्ष और विपक्ष में बातें जो की जा रही हैं वो सभी बातें जो है अपने अपने तरीके से सही है ना। लेकिन हमको यहाँ पे ये समझना है कि ज़्यादा बेहतर क्या है। तो ज़्यादा बेहतर मेरे समझ से भी, और मुझे लगता है कि सभी जागरूक नागरिकों को भी यही बात समझ में आएगी कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसी चीज़ जो है वो देश के लिए हितकारी है, होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि क्या कंडीशन वैसी है। तो अचानक एक दिन में ये चीज़ तो लाई नहीं जा सकती है। अब हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं ना, तो कंक्लूजन पे आ रहे हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक दिन में ये चीज़ें देखिए अच्छी है, इसका सपोर्ट करना है। एक बार में अगर एक इलेक्शन हो जा रहा है, अगर इस तरीके से हम खर्चे से भी बचेंगे और जो चुनावी मोड में हमेशा देश रहता है जिसकी वजह से विकास कार्य बाधित होता है वो भी नहीं होगा। लॉजिस्टिक और जो बाकी जो अन्य प्रकार के खर्चे हैं और इसके अलावा जो कर्मचारी जो उनके मुख्य जो काम अपने हैं वो काम छोड़ करके इलेक्शन की ड्यूटी में लगा दिए जाते हैं, वो सभी चीज़ों से बचना है। तो इसका मतलब ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसी चीज़ जो है वो क्या है, महत्वपूर्ण है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये एक बार में नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा कहें कि नहीं अब आज फैसला हो गया है कल से जो है ये क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए हमको पूरी तरीके से क्या बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी बना करके हमको क्या करना होगा, इसको लागू करना पड़ेगा। मतलब ये है कि पहले हम ऐसे शुरू में कर सकते हैं कि हर साल चुनाव हो लेकिन साल में कोई एक दिन जो है क्या किया जाए, निर्धारित कर लिया जाए, है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। और शुरू में एक साल मतलब साल भर में इलेक्शन की बात की जाए, ऐसा ना हो कि आज ही पहले महीने में यहाँ हो रहा है, चौथे महीने में वहाँ हो रहा है, 5वें महीने में वहाँ हो रहा है, ऐसा नहीं। बल्कि क्या हो कि साल में एक दिन ऐसा निर्धारित किया जाए जहाँ पे क्या हो कि इस तरीके के इलेक्शन ऑर्गेनाइज किए जा सके। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। चूँकि आपके पास 750 वर्ड्स ही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें बताने का समझाने का स्कोप है नहीं एक्चुअल में। लेकिन फिर भी अगर आपको मोटी मोटी मेरी बात समझ में आ गई है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अपनी बातें रख देनी है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप कुछ एग्जांपल की बात करें हम तो हम यहाँ पे यूएसए का एग्जांपल दे सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है या जहाँ पे इलेक्शन जो होता है उसका एक दिन वन डे निर्धारित होता है। यहाँ पे हमेशा 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल इस तरीके से इलेक्शन होते हैं, लेकिन जब भी होते हैं 2 साल पे वहाँ पे एक दिन निर्धारित होता है ना। तो ये चीज़ें हुई हैं। और फेडरेशन की बात करें, जैसा कि एक आरोप लगा कि हमारा जो संघ है, संघवाद है, हमारा खतरे में पड़ जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि अमेरिका हमसे ज़्यादा आदर्श किस्म का संघ है और वहाँ पे अगर इस तरीके से चीज़ें की जा सकती हैं तो हमारे देश में क्यों नहीं की जा सकती है। तो इस तरीके का आपको एग्जाम्पल भी देना है अपनी बातों को पुष्ट करते हुए, है ना।
और यहाँ पे जब आप कोई बात बताएंगे निष्कर्ष में, तो वहाँ भी आपको क्या है कि अगर आप कहते हैं कि एक दिन में ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, इसको धीरे धीरे ला सकता है, तो इसकी पुष्टि के लिए भी आपको क्या है तर्क देने होंगे, अपनी बातें बतानी होगी, क्योंकि आपकी बात जब तक आपके तर्कों से पुष्ट नहीं होगी वो मानी नहीं जाएगी, है ना। इसके अलावा दुनिया से, देश से कोई भी आप अगर मान लीजिए ये जैसे अभी खर्चे की बात हो रही थी, तो मैं कहता हूँ कि ऑफिशियल डेटा जो है वो क्या है 15 से 20 हज़ार करोड़ का खर्चे की बात की जा रही है। मान लीजिए ये डेटा जो है ये आपका, मान लीजिए नहीं बल्कि ये है कि 15 से 20 हज़ार के आसपास अगर है, तो एग्जैक्ट मेरे पास अभी डेटा नहीं आ रहा है, लेकिन एक मोटा-मोटा मेरे हिसाब से दिमाग में जो आ रहा था वो यही है कि 15 से 20 हज़ार करोड़ है हमारे देश में खर्चे, अगर ऑफिशियली अगर बताया जाए। तो ये जो आता है रिपोर्ट, वो कहाँ से आता है? इलेक्शन कमीशन से, यानी चुनाव आयोग से। तो आप यहाँ पे अगर कोई डेटा दे रहे हैं तो चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इतना खर्च होता है, इस तरीके से चीज़ें बताएँ आप वहाँ पे, है ना। तो कोई भी चीज़ आप बताएँ वहाँ पे एग्जाम्पल होना चाहिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। अगर आप कोई ओपिनियन दे रहे हैं तो वहाँ पे उसके पीछे बिल्कुल लॉजिकल रीज़न देना है आपको, और अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए जहाँ-जहाँ ज़रूरत हो वहाँ एग्जाम्पल दीजिए, डेटा दीजिए, और डेटा जो हो वो रिलेवेंट हो, यानी जैसे ये डेटा है अगर, तो इलेक्शन कमीशन के अनुसार, तो ये आपका रिलेवेंट डेटा हो गया और एक ऑथेंटिक डेटा हो गया, है ना। इस तरीके से चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम एक मोटा-मोटा अगर ऐसे के बारे में जो सीखे और समझे, वो यही समझे कि हमें ऐसे के बारे में थोड़ी-सी मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। चूँकि छत्तीसगढ़ का पैटर्न जो है वैसा है कि पूरा जीएस बेस्ड है, तो जीएस पे जो आप पढ़ाई करते हैं उसको अच्छे से पढ़िए, करंट बेस्ड पढ़ाई कीजिए, साथ ही साथ न्यूज़पेपर पढ़ने की अच्छे से आदत डालिए। और ऐसे और बेहतर बनाना है तो आपके पास योजना कुरुक्षेत्र जैसी चीज़ें हैं, आप उसको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऐसे का एक टॉपिक एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने लेने की कोशिश की है। एग्ज़ैक्टली और सटीक तरीके से नहीं है, बस मैंने आपको समझाया भर है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है और लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो आप नो डाउट बहुत अच्छा से लिखेंगे। चलिए फिर जल्द ही किसी टॉपिक पर फिर से मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।